गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में दो टॉपिक इसके पहले मैंने आपको बता दिए हैं। पहला नेचर ऑफ कार्बन के बारे में था, कार्बन की क्या नेचर होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है। तो वहाँ हमने देखा कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, ठीक है। चेन फॉर्मेशन की उसमें बहुत बड़ी एबिलिटी होती है, जिसके कारण क्या करता है वह कई प्रकार के कंपाउंड्स का निर्माण करता है, जिसमें आपके अनब्रांच थे, ब्रांच थे, साइक्लिक थे। फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रकार क्या क्या थे। तो वहाँ पर इसके पहले वाला वीडियो आप देख लें तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कई सारे जो आपके हाइड्रोकार्बन के रूप होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। जनरली मोटे रूप में हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक था एसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे थे साइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड को हमने वापस दो भागों में डिवाइड किया था, ब्रांच और अनब्रांच, फिर वापस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। सेकंड इधर साइक्लिक कंपाउंड को हमने हेटेरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक में डिवाइड किया था, फिर उसमें हमने वापस एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड किया था। तो वो सारा ही चीज़ आप वापस देख लें उनको, ठीक। अब आज का जो वीडियो है आपका, यही जो क्लास जो मैं ले रहा हूँ, ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। जनरली हम किसी भी कंपाउंड की स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब आप स्टडी करते हो तो स्टडी में कौन कौन सी चीज़ें अपन पढ़ते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में अगर आप देखें तो वहाँ पर हम जनरली क्या देखते हैं, जैसे कि कोई एक कंपाउंड है, एग्जाम्पल ये आपका मेथनॉल है, मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने इसको ओपन किया है तो ये आपका हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अब आपको एक कंपाउंड की स्टडी में कौन कौन सी चीज़ों को प्लस करना पड़ता है। तो पहली चीज़ क्या होती है, हम इसके फॉर्मेशन को या सिंथेसिस को देखते हैं कि ये कैसे बना है, किससे बना है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन कार्बन से और ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से होके बना है। तो इसका मतलब पहले हम किसी भी कंपाउंड के सिंथेसिस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक। इसका फॉर्मेशन या निर्माण या इसकी स्ट्रक्चर क्या है। सेकंड चीज़ जो होती है वो होती है जिन एलिमेंट से बना है, सिंथेसिस को समझने के लिए जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो इनकी क्या नेचर है, इन्होंने किस तरह से इसको बनाया होगा। इसका मतलब इनके बीच में क्या हुआ, इसके निर्माण के लिए एक प्रक्रिया हुई जिसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हुआ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हुआ। इसका मतलब इसके सिंथेसिस को समझना है तो सबसे पहले हमें इसकी क्या सीखनी पड़ेगी, बॉन्डिंग सीखनी पड़ेगी। कक्षा 11 के अंदर आपका जो केमिकल बॉन्डिंग लेसन है वहाँ पर कई प्रकार की बॉन्डिंग आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। फिर भी मैं ब्रीफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की बॉन्डिंग किस तरह से है उसके बारे में आपको जनरली मैं समझाने वाला हूँ। बॉन्डिंग समझने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, जो एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ पर आपके 3 एलिमेंट हैं, तो जो एलिमेंट्स हैं इनकी आईपी क्या है, साइज़ क्या है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। क्योंकि किसी भी एलिमेंट की बॉन्डिंग जो डिपेंड करती है वो जनरली इन 3-4 बातों पर डिपेंड करती है कि उसका इलेक्ट्रॉन लेने देने का सिस्टम क्या होता है। तो लेने देने के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आईपी और ईए के द्वारा शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के द्वारा, ठीक। तो इन तत्वों के बारे में जो जनरल ऑर्गेनिक के जो एलिमेंट्स हैं, जो मुख्य एलिमेंट्स होते हैं वो आपका कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और उसके बाद आपका हेलोजन में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक, और सल्फ़र है। ये जनरली आपके कितने हो गए, 7 एलिमेंट हैं। तो इनसे ही आपके सारे ही लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाते हैं। कुछ जगह पर आपको फास्फोरस वगैरह मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जनरल आपको केवल इन एलिमेंट पर आपको फोकस करना होता है। तो इन एलिमेंट की ई के बारे में जानेंगे, आईपी के बारे में जानेंगे, एन के बारे में जानेंगे और इनके साइज़ के बारे में जानेंगे। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आपको इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ का पता नहीं चलेगा कि कौन सा बॉन्ड कितना मजबूत है और कितना वीक है, ठीक है। तो आपका एक पार्ट रहेगा एलिमेंट्स का स्टडी करने के बाद हम बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्डिंग को सीखेंगे और बॉन्डिंग सीख जाते हैं तो हम उस कंपाउंड की जो स्ट्रेंथ होती है हर बॉन्ड की, उसका पता लग जाता है, ठीक। अब इन चीज़ों को सीखने के बाद जब आपकी बॉन्डिंग हो जाती है तो वहाँ पर किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ का पता लगाना होता है। तो वहाँ पर 2 चीज़ें और होती हैं, एक बॉन्ड लेंथ होती है और एक बॉन्ड एनर्जी होती है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी रिलेटेड है।
जहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो बॉन्ड एनर्जी घट जाती है। तो किसी एक को समझ में आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आपके क्या होगा, समझ में आ जाता है। यानी कि इस कंपाउंड का एनालिसिस करना पूरा पहला काम ये होता है कि आप जिस कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं उस कंपाउंड का कंप्लीटली एनालिसिस कि ये किन एलिमेंट से बना है, कैसे बना है, इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग क्या है, कौन सा बॉन्ड कितना वीक है और कौन सा बॉन्ड यहाँ पर कितना मजबूत है, उसी से बॉन्ड की रिएक्टिविटी का पता चल जाता है। ठीक, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, एग्जाम्पल इसी को ले रहा हूँ मैं, CH3OH है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन में किसी अदर कंपोनेंट के साथ करवा रहा हूँ। उदाहरण के लिए KCl के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ, और रिजल्ट में आपको क्या मिला, CH3Cl और KOH। ओके, है ना, ये केवल एग्जाम्पल के लिए। हुआ क्या यहाँ पर इतने सारे बॉन्ड थे जिसमें से मैंने एक बॉन्ड को तोड़ा इसको। तो हमें पता होना चाहिए कि हम इन बॉन्ड को नहीं तोड़ रहे हैं, इसी को ही क्यों तोड़ा है, पहली चीज़। ठीक है ना, जब तक आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक यानी कि उसके जो सबसे सिंपल जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से वह केमिस्ट्री देता है अपनी, उन पॉइंट्स को नहीं समझेंगे तब तक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हमें बहुत बारीकी से स्टेप टू स्टेप सीखना होता है। तो सबसे पहली स्टेप से सीखें कि ये इन एलिमेंट से बना है और इन एलिमेंट की नेचर ये है जिसके कारण ऐसी बॉन्डिंग हुई है। और फिर जब बॉन्ड का पता चलता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का पता चलेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ का पता चलने पर ही हम डिसाइड करेंगे कि ये यहीं से टूटने वाला था। और जब ये यहाँ से तोड़ा मैंने, KCl आपका आयनी कंपाउंड है, ये हमें बॉन्डिंग से पता चला है, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है। तो इसी तरह से इस पर चार्ज देते हैं, चार्ज आएगा तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, ये आप एक इसकी केमिकल चेंज को समझ पाए कि यहाँ से तोड़ा है क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, वीक होगा या रिएक्टिव होगा, इसलिए यहाँ से टूटकर ये इसमें कन्वर्ट हो गया है। और हमें सीखना यही है किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन, पहली चीज़, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड पहला स्टेप होता है इसमें, जिसको हम सिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है ना। सेकंड चीज़ जो होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, तो इसके बारे में हम इसी बॉन्ड नेचर से ही पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी को। फिजिकल के बाद इसका क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में इस कंपाउंड की अदर केमिकल कंपाउंड के साथ या एलिमेंट के साथ अगर रिएक्शन करवाई जाए तो क्या आपको मिलेगा, वही इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। और फोर्थ जो पॉइंट होता है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है। जनरली मैं इसको फर्स्ट में लूँगा क्योंकि स्ट्रक्चर पहले पता होती है तभी उसकी ये सारी चीज़ें पता होती है। अब किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को समझना है तो स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, एलिमेंट्स जिससे बना है उनकी IP, साइज़, EN के बारे में। सेकंड चीज़ क्या सीखनी पड़ेगी कि जब आपने इस कंपाउंड को बना लिया है तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवैलेंट बॉन्ड पर चलती है, जहाँ पर आपको चार्ज बहुत मुश्किल से मिलेगा। जब चार्ज नहीं होता है तो अटैक करने वाला ग्रुप जो होगा, जो इसके साथ इसकी रिएक्शन हो रही, वो किस डायरेक्शन से आता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और किस डायरेक्शन से आएगा तो ग्रुप कहाँ है, यानी कि इसके चारों ओर जो कार्बन से जुड़ने वाले ग्रुप हैं इनकी स्टीरियो का पता होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इसकी ज्योमेट्री पता होना ज़रूरी है। और ज्योमेट्री ही इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। और ज्योमेट्री के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो इन बातों से आपको क्या पता चला कि हमें किसी कंपाउंड को सीखना है तो सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या सीखनी पड़ेगी, मैं वापस इसको ब्रीफ में समझा दूं। सबसे पहले हमें उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर। समझाया बच्चों, जो कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी। अब मैं इसके पहले एक चीज़ बता दूं, कोई कंपाउंड आपको दिया गया है उसकी स्ट्रक्चर समझोगे उसके पहले उसका क्या चाहिए, आपको फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला चाहिए ना, तो मैं जनरल चीज़ों को समझाने के बाद अपन इसके फॉर्मूले को बताएंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूले के लिए क्या होगा, आपको कोई नाम दिया जाता है तो उसका फॉर्मूला आएगा, या फॉर्मूला है तो उसका नाम, यानी कि नोमेनकल्चर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहली चीज़। क्योंकि इसके बाद आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, उसको पढ़ना तब चालू करोगे जब आपको कंपाउंड का पता होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि आपको नोमेनकल्चर ऑर्गेनिक के अंदर पूरा करना पड़ेगा। तो नोमेनकल्चर मैं इसके बाद वाले वीडियो में स्टार्ट करूंगा, उसके पहले इसके बेसिक जो होते हैं स्ट्रक्चर की आवश्यक जो चीज़ें होती हैं उनको बताने वाला हूं। तो नोमेनकल्चर को जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तब आपके पास, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई जा रही है किसी के साथ, अब आपको इसकी स्ट्रक्चर पता लगानी है। तो स्ट्रक्चर के पहले तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसका फॉर्मूला चाहिए आपको, है ना भाई।
अब फॉर्मूला जब तक आपके पास नहीं है तब तक बाकी की बात करना बिल्कुल व्यर्थ होगा। जब आपके पास फॉर्मूला आ जाता है, जैसे कि ये आ गया है CH3Cl, ये कहाँ से आया? नोमेनकल्चर से आया। आपको नोमेनकल्चर पढ़ लिया है, पता है, तब जाके आप इसका फॉर्मूला लिखोगे। जब फॉर्मूले का पता चल जाता है तो अब इसकी बॉन्डिंग के बारे में पता चलाता है कि ये आपके इस तरह से बॉन्डिंग होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर डिसाइड करनी है तो सबसे पहले इसमें सेंटर एटम कौन है? कार्बन है। अदर एटम कौन है? हाइड्रोजन और क्लोरीन है। अब इनकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ का पता चलना है तो मैंने बताया कि क्या चाहिए, इसके बीच में जो एनर्जी गैप होता है यानी कि IPEN के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ का पता नहीं चला सकते। तो सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स की स्टडी की जिसमें EN IP इनका पूरी कंप्लीट आपके पास जानकारी है। फिर उसके बाद जो बॉन्ड बने हैं उन बॉन्ड की लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बारे में आपको पता चला है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बारे में जान पाए आप। जब आप इसको जान लेते हैं तभी ही आप किसी बंध को तोड़ सकते हैं कि यहाँ से टूटने वाला है, ये इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसके लिए कम एनर्जी चाहिए। जहाँ कम एनर्जी चाहिए वहीं से वो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बारे में। फिर स्टीरियो में ये कहाँ है, क्योंकि कोई ग्रुप आएगा तो वो किस तरफ से आकर, क्योंकि जब तक जिस डायरेक्शन से ग्रुप आता है वहीं से उनके बीच में क्या होता है? पार्टली बॉन्ड बनना चालू होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। तो किस तरफ से आएगा तो हमें उसकी क्या चाहिए? ज्योमेट्री चाहिए। तो ज्योमेट्री के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हाइब्रिडेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक, जब ये सारी चीज़ें आपके पास हो जाती है, जनरल चीज़ें, उसी के बाद हम बॉन्ड को तोड़ते हैं, बॉन्ड फिशन होता है और फिर नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो जनरल पॉइंट, एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो होते हैं उन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना, उनकी IPEN के बारे में जनरल जानकारी लेना। फिर जो आपके इंपॉर्टेंट बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड, इन जनरल जो बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम हाइब्रिडेशन के बारे में, तो जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री को शो करेगा। तो ये आपके मेन पॉइंट रहेंगे। मेन चीज़ यहाँ पर आज के जो है वो है किसी भी दो कार्बन के साथ जो जुड़ने वाला एलिमेंट है उन एलिमेंट की बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिसाइड करना, ये आपका मेन चीज़ रहेगी। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के एलिमेंट जो होते हैं वहीं से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। हमें जो सीखना है अब, सबसे पहला पॉइंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनके बारे में कम्प्लीटली, EA के बारे में, EN के बारे में, IP के बारे में, साइज के बारे में। सेकंड चीज़ कोवलेंट बॉन्ड, जो उनके बीच में मेन बॉन्डिंग जो कोवलेंट बॉन्ड होती है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड में, वहाँ पर आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जिसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इनकी स्ट्रेंथ के बारे में, संकरण के बारे में और बॉन्ड एंगल के बारे में, यानी कि ज्योमेट्री के बारे में हम सीखने वाले हैं। और फिर थर्ड जो पॉइंट रहेगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में विभिन्न प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं, कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्लोरीन के साथ कार्बन का, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इन सारे ही बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। एक चीज़ बता दूं बच्चों मैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि मास्टरी करनी है, जो बच्चे अभी फ़िलहाल 9th 10th में भी, उनके भी बेसिक्स होते हैं, यहीं से आप अगर स्टार्ट करते हो तो मैं कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक तैयार अगर आपके हो जाते हैं तो उसके बाद चाहे कितनी ही कंपाउंड को आप स्टडी करें, आपको बिल्कुल स्टडी करने में समस्या या प्रॉब्लम आने वाली बिल्कुल नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट, एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपके मेन एलिमेंट होते हैं, मुश्किल से 7-8 एलिमेंट में आपके सभी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। मेन आपका, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा एलिमेंट कौन सा है, सबसे पहले कार्बन। ठीक है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक है तो उसका मेन जो आपका एलिमेंट होगा कौन सा होगा? कार्बन। उसके साथ कौन मिल सकता है आपको कंपाउंड में? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सारे हेलोजन हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सल्फर। तो जनरली आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आपको यही एलिमेंट उस कंपाउंड में नज़र आने वाले हैं। तो मैंने बताया ना कि किसी कंपाउंड को आपको स्टडी करना है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, सबसे पहले आप एलिमेंट के बारे में सीख लें कि एलिमेंट की नेचर क्या है। तो यहाँ पर एलिमेंट के सिंबल मैंने लिखे हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सल्फर। एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और 16 आपका किसका होगा? सल्फर का।
अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली आउटर सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 नंबर का हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। और आउटर सेल जो होगा तो इसका आउटर सेल दूसरा है, इसका आउटर सेल 1 नंबर पर है, इसका दूसरा है, इसका दूसरा है, इसका दूसरा है, इसका तीसरा सेल है आउटर सेल 3। ब्रोमीन का चौथा होगा, आयोडीन का 5वां होगा और सल्फर का तीसरा होता है। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा तो 6 के लिए हीलियम 2s2 2p2, यानी कि इसके आउटर सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। हाइड्रोजन के आउटर सेल में आपका 1s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके आउटर सेल में आपका ऑक्सीजन का 2s2 2p4, तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह नाइट्रोजन के अंदर 2s2 2p3, तो ये कितने रखेगा 5। फ्लोरीन में 7 2s2 2p5, फिर आपका एक कोष बढ़ गया क्लोरीन, इसके भी कितने होंगे 7। ब्रोमीन चौथे कोष में चले जाओ 7, आयोडीन 7 और सल्फर के 6। तो आउटर सेल के अंदर जो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों की इसकी ज़रूरत होगी और 4 अनपेयर्ड हो जाते हैं, तो ये क्या होगी वैलेंसी 4 रखेगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा कितनी मिलेगी 1। ऑक्सीजन ठीक है, आप इसके नीचे अगर इसका लोइस डॉट सिंबल को देखें तो पता चल जाता है कि क्लोरीन की कार्बन के यहाँ पर कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में 4 हैं, तो लोइस डॉट फॉर्मूला सिंबल क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, चारों ही अनपेयर्ड होंगे और अनपेयर्ड है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है 4। ओके, हाइड्रोजन में 1 है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 तो पेयर है और 2 यहाँ पर क्या है आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है 2। नाइट्रोजन में कितने भरने अपने को 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 अनपेयर्ड है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी 3, यानी कि 3 बंद बना सकता है। सिंगल बनाए 3, डबल बनाए 1 और 1 सिंगल, और या एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन सब के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबका सिमिलर आउटर सेल होगा 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इन सब की वैलेंसी कितनी मिलने वाली है आपको 1। और सल्फर के अंदर 1 2 3 4 5 और 6, तो हमने इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2। तो यहाँ पर इनकी वैलेंसी आ गई, यानी कि इनकी कितनी बॉन्डिंग है उसके बारे में हो गया। अब बात करें इनके साइज़ की, क्योंकि देखो किसी भी एलिमेंट का जो साइज़ होता है वही डिसाइड करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है या एक्सेप्टिंग नेचर है। तो यहाँ पर आप साइज़ की बात करें तो कार्बन की साइज़ एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, कार्बन की साइज़ होती है 0.77 एंगस्ट्रॉम। इनमें कंपेयर वैल्यू ध्यान ना रखें आप, लेकिन कंपेयर ज़रूर ध्यान रखें कि कौन छोटा और कौन बड़ा होता है, उसी से IP और EN डिसाइड होता है। 0.77, हाइड्रोजन लगभग इसके बराबर साइज़ का होता है 0.78 है ना, 0.01 एंगस्ट्रॉम थोड़ा सा बड़ा है, तो 0.78। ऑक्सीजन 0.66 इनसे छोटा है। नाइट्रोजन 0.71, कार्बन और हाइड्रोजन से ये छोटा होगा। फ्लोरीन 0.70, ये आपका कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सबसे छोटा, यहाँ पर सबसे छोटा ऑक्सीजन आ रहा है अभी। क्लोरीन बड़ा हो गया, एक सेल बढ़ गया 0.95, इसमें एक सेल और बढ़ा तो बड़ा हो गया 1.14 एंगस्ट्रॉम। फिर एक कोष और बढ़ा दिया इसमें तो 1.33, तो ये हैलोजन के साइज़ में सबसे छोटा, फिर ये बड़ा, फिर बड़ा और फिर ये सबसे बड़ा। और सल्फर की जो साइज़ है 1.04, ऑक्सीजन से बड़ा होगा क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे आता है। ओके, अब बात करें मेन चीज़ कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जब बॉन्ड बन जाता है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की ताकत कितनी है इनमें, उसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बॉन्डिंग पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के पावर को ही क्या कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट जो होता है उस पर आपको डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे मेजर पॉइंट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सिमिलर है 2.5 और 2.1। हाँ, कार्बन थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ओके, 2.1 2.1 और 2.5। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कहने का मतलब ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ जुड़ता है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, ये खींचने की ताकत रखता है। उसी से क्या होता है पार्टली चार्जेज आ जाते हैं, और चार्जेस से हम बॉन्ड को तोड़ना सीख जाते हैं, या बॉन्ड तोड़ने के बाद कौन कहाँ जुड़ेगा ये सब उस पर आने वाले पार्टली चार्ज पर डिपेंड कर जाता है। तो 3.5 है, यहाँ पर नाइट्रोजन का 3.0 है, फ्लोरीन का 4.0 है, क्लोरीन का 3.0 है,
ब्रोमीन का 2.8 है, आयोडीन का 2.55 है और सल्फर का 2.5 है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पर? फ्लोरीन है। और आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में सबसे कम लेस जो होता है वो कौन सा होता है? आपका सीजियम होता है 0.85। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन होगा। कार्बन और हाइड्रोजन की खींचने की ताकत लगभग बराबर होती है, इसीलिए कार्बन और हाइड्रोजन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं कर पाते, दोनों बराबर ताकत से खींच रहे हैं, न तो कोई देगा ना कोई लेगा, इसीलिए सारी नेचर कौन सी होती है? कोवैलेंट नेचर होती है। और मैंने एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है 2.5 आ रही है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी होती है? फ्लोरीन की, सीजियम की सबसे कम होती है, तो ये लगभग उसका क्या है? मिडिल है 2.5। तो जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखता है, जिसकी कम होती है वो इलेक्ट्रॉन देने की ताकत रखता है। लेकिन ये बीच में है, इसका मतलब इसमें लेने और देने की ताकत क्या है? बीच की होगी, मिडिल होगी। इसलिए ये लेने देने में विश्वास नहीं करता, तो फिर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का शेयर करके अपनी वैलेंसी को पूरा करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। आईपी की बात करें इलेक्ट्रॉन देने की, तो आईपी यहाँ पर 1086 किलो जूल पर मोल में है। हाइड्रोजन की कुछ आईपी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन देने के मामले में, ठीक है ना। फिर आपकी ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रखते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन देने की ताकत तो क्या होती है? कम हो जाती है ना। तो ये यहाँ पर फिर आपका नाइट्रोजन 1402, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा 1681, क्लोरीन 1251, 1139 ब्रोमीन। फिर साइज बढ़ती जा रही है, बढ़ेगी तो न्यूक्लियस से आउटर सेल दूर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन देना आसान हो रहा है, तो एंथैल्पी कम चाहिए, तो 1008। और फिर आपका सल्फर का 999 है। वैलेंसी की बात करें, मैंने ऊपर ही बता दिया इनकी वैलेंसी कितनी है। कार्बन की 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, तो ऑक्सीजन की आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 वैलेंसी हो जाती है। क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 2। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। यहाँ पर सब में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और सल्फर में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये कारण इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। यानी कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड कर सकता है, 4 बंद बनाएगा। हाइड्रोजन एक ही बंद बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बंद बनाएगा। दो तरीके से हो सकते हैं, किसी मोनोवेलेंट के साथ सिग्मा बंद बनाकर, एकल बंद बनाकर 2 बनाएगा, या डबल बॉन्ड 1 बना लेगा। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और सिंगल बॉन्ड बना सकता है। हेलोजन सभी सिंगल बॉन्ड ही बना पाएंगे, और सल्फर डबल बॉन्ड बना सकता है और सिंगल बॉन्ड बना सकता है। ओके, तो सबसे पहले तो आप इस मेन पार्ट को, ताकि जो एलिमेंट आपके हैं जिन कंपाउंड में आप पढ़ने वाले हो, जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, उनके लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको एलिमेंट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए, कौन छोटा है कौन बड़ा है, 2 जुड़े हुए तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होने वाले हैं, है ना। सबसे मेन चीज़ होती है ऑर्गेनिक में, जो मैकेनिज्म डिसाइड करती है। तो शिफ्टिंग जो होगी वो मेन आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इसकी प्रॉपर्टी है या साइज है, इन पर डिपेंड करने वाली है। बॉन्डिंग कितनी होगी, वैलेंसी पर डिपेंड करेगी। तो वैलेंसी अब पता चल गया होगा, कार्बन में अधिकतम बंद कितने बना सकता है? 4 बॉन्ड। 4 में ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और सिंगल बॉन्ड बना सकता है। मैंने बताया था 4 बंद कभी नहीं बनते हैं, क्योंकि ये कार्बन जो होता है 10928 टेट्राहेड्रल स्टेज पर होता है। तो 3 वैलेंसी एक प्लेन पर होती है और चौथी जो होगी वो कहाँ चली जाएगी? अलग, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड करेगा। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ये केवल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये सभी सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। और सल्फर इसी तरह से ऑक्सीजन की तरह ही डबल बॉन्ड बनाएगा या 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको उतार लें आराम से, ठीक। और इसको ध्यान रखें, एक बार वापस देखना है आपको। तो फाइनली जो मैंने सभी एलिमेंट का एनालिसिस किया है, साइज़ के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ठीक है, तो उनमें मेन चीज़ जो है, क्योंकि जब कोई बॉन्ड बनता है, जैसे कि आपका यहाँ पर कार्बन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, तो आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है और इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे। जैसे वैल्यू के आधार पर इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? माइनस चार्ज। इस पर क्या जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के सेंटर में होकर किसके पास जाएंगे? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आपको ये ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट पर ही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रन करती है। तो फाइनली जो आपके स्टैटिक्स के आधार पर जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो साइज़, फ्लोरीन सबसे छोटा आइटम होगा, फिर उससे बड़ा ऑक्सीजन होगा। एंगस्ट्रॉम में मैंने 0.71 एंगस्ट्रॉम, फिर 0.73 एंगस्ट्रॉम, फिर 0.74, फिर कार्बन बड़ा हो गया। कार्बन से बड़े कौन है? हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। आयोडीन सबसे बड़ा है यहाँ पे।
और इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी होती है, वो फ्लोरीन की है। फ्लोरीन के जस्ट सेकंड बाद जो आएगा वो ऑक्सीजन होगा। यानी कि अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन बॉन्ड करते हैं तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पर ऑक्सीजन और क्लोरीन बॉन्ड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ऑक्सीजन की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन सेकंड नंबर का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फिर क्लोरीन है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन है, फिर ब्रोमीन है, आयोडीन है, सल्फर है, फिर कार्बन है, और सबसे लास्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो यहाँ पर किसकी होगी? हाइड्रोजन की होगी। तो लास्ट आप इसको ध्यान रखें और इसको उतार लें, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो जो आपका टॉपिक होगा वो होगा इसकी बॉन्डिंग के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, हाइब्रिडेशन के बारे में, ठीक है ना, और ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। चलो उतार लो इसको। तो बच्चों, इस चैनल पर बने रहने के लिए मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको लॉन्च किया जाएगा तो आप तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आप क्या करें? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें। जिससे क्या होगा, आने वाले जितने भी आपके मेरे जो वीडियो है वो सारे ही आपके पास तुरंत आप तक पहुंचेंगे, ताकि आप उसको तुरंत देख सकें, समझ सकें। ओके, थैंक यू।